गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 जुलाई पे पहुंच चुके हैं और आज 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स में से होने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बैपी कोलंबो के बारे में डिस्कशन करेंगे। साओ जोआओ फेस्टिवल को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा हमारा। मो फेस्टिवल को डिस्कस करते हैं, हम फ्लोर टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है इसको लेकर भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। फुमडीज को लेकर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूजीसी पर्पल रेवोल्यूशन को लेकर भी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए हम वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड कल्याणी एक्सपर्ट कमेटी को लेकर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि 10 क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ पर अपने टारगेट को सेट जरूर करें। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं 10 में से आप कितना स्कोर करेंगे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क मिलेगा, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0 एंड अदरवाइज -2 का स्कोर आपका रहने वाला है अगर आप क्वेश्चन को गलत तरीके से समझते हैं तो। आई रिक्वेस्ट यू कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि नोटिफिकेशन का इशू रहता है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ ये आपका जो बेल आइकन होता है इसे प्रेस करने के बाद एक ऑल बटन आता है, उसे प्रेस करना पड़ेगा। तो पहले बेल आइकन को प्रेस करिए एंड फिर ऑल बटन को प्रेस करिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है, जैसे कल 2 वीडियो पब्लिश हुए, एक करंट अफेयर्स का और एक इंडियन इकोनॉमी का, वो दोनों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। आने वाले टाइम में जो वीडियोस हैं वो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को लेकर भी पब्लिश होने वाले हैं, तो इमीडिएटली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे कर दीजिएगा। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। टॉपिक्स में आपको बता चुका हूँ, टारगेट आप सेट कर चुके हैं। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बात कर रहा है बैपी कोलंबो को लेकर। पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो कि बैपी कोलंबो को रेफरेंस में यूज करती है वो करेक्ट है। तो टॉपिक को करिए अंडरलाइन और जो पूछा गया है उसे सर्कल में डालिए करेक्ट। नाउ इट इज़ अ जॉइंट मिशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। हो सकता है इट विल परफॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स। मार्स को ये एक्सप्लोर करने वाला एक मिशन है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है 10 सेकेंड का वो मैं शुरू कर देता हूँ, आप सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। बैपी कोलंबो बताएं। चलिए, तो बेपी कोलंबो जो है ये जो क्लोजेस्ट प्लैनेट सन के जो नज़दीक के प्लैनेट है उनको स्टडी करने के लिए लेकर आया गया है। तो बात करी जाए, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन करेगा मर्क्यूरी के ऊपर, ना कि मार्स के ऊपर। ठीक है, ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट है, यहाँ पर 2 स्पेसक्राफ्ट रहने वाले हैं जो कि मर्क्यूरी को ऑर्बिट करेंगे और उसे स्टडी करेंगे एक यूनिक वेंटेज पॉइंट से। और यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी दोनों ही आपस में कोलैबोरेट कर रही है इसके लिए। ठीक है, इसे लॉन्च तो 2018 में किया गया था और कहा गया है कि ऑर्बिट का जो शेड्यूल है वो 2025 रखा गया। दोबारा से ये न्यूज़ में था, इसी वजह से क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ज्वाइंट मिशन किस किस का है? यूरोपियन एंड जापानीज स्पेस एजेंसी का। और किस चीज़ के लिए? ये मर्क्यूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साओ जोआओ फेस्टिवल को लेकर पूछा गया है, ये कौन से प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, कर्नाटका के अंदर, झारखंड के अंदर, या नन ऑफ द अबव? रिसेंटली इसे सेलिब्रेट किया गया। यूजुअली जो गांव के लोग होते हैं और जो फैमिली के लोग होते हैं वो इसे सेलिब्रेट करते हैं अपने सन इन लॉ को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए। ठीक है, तो डॉटर्स हस्बैंड को बेहतर तरीके से जानने के लिए विलेज कम्युनिटी और फैमिली के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो फेस्टिवल आपका है ये है गोवा का। ठीक है, तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से या अदरवाइज भी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोवा के अंदर इस फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये पोर्टुगीज टाइम से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया को बनाते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को बनाते हैं, तो गोवा आपका यहाँ पर है। ये अगर पूरा एरिया देखें आप, वेस्टर्न कोस्ट, ये जो पूरा वेस्ट कोस्ट था इसके ऊपर पोर्टुगीज ने कब्जा किया था, तभी पोर्टुगीज का ट्रेडिशन, पोर्टुगीज का कल्चर जो है उसका इम्पैक्ट आपको वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें किया क्या जाता है, इसमें काफ़ी सारे लोग हेड गियर डालते हैं, मतलब एक सर के ऊपर एक क्राउन डालते हैं, और ये जो क्राउन होता है ये आपका फ्रूट्स का, लीव्स का और फ्लावर्स का बना होता है। अभी मैं आपको एक फोटो में दिखाऊंगा। और काफ़ी सारे इसके अंदर जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो भी होते हैं। तो म्यूजिक मिलेगा आपको यहाँ पर। आप यहाँ पे लोगों के सरों के ऊपर क्राउन देख रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस व्यक्ति ने सर के ऊपर क्राउन डाला है, इस व्यक्ति ने सर के ऊपर क्राउन डाला हुआ है, और ये क्राउन
फूल पत्तियों का बना हुआ है। ठीक है, तो म्यूजिक देखने को मिलेगा, ये हेड क्राउन आपको देखने को मिलेगा, इसमें बोट रेसिंग होती है और काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर करे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो यूथ होती है, एडल्ट जो लोग होते हैं, इवन बच्चे भी जो इसमें होते हैं, वो वेल्स के अंदर, वाटर वेल्स के अंदर जंप लगाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ का वाटर स्पोर्ट्स के तौर पे भी इस पूरे की पूरी चीज़ को देखा जाता है। खैर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मो बस सर्विस को लेकर है, पूछा गया मो बस सर्विस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इस सर्विस को लेकर ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा सके। हो सकता है रिसेंटली इसे यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से नवाजा गया है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। मो बस सर्विस ये अभी न्यूज में थी, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, क्या ये अवार्ड इसे मिला है? तो देखिए, अवार्ड तो इसे मिला है और दो चीज़ों के लिए इसे अवार्ड मिला है। एक तो इसके अंदर टेक्निकल कैपेबिलिटीज आ गई हैं, बस के अंदर ये वाईफाई सर्विस है, बस के अंदर ये डिजिटल अनाउंसमेंट है। ठीक है, बस के अंदर ही इन दोनों चीज़ों के अलावा सर्वेलेंस के लिए कैमरास लगे हैं। सेकंड, यहाँ पर ये जो सर्विस है इसके अंदर कहा गया है कि विमेन एम्पावरमेंट किया जाएगा, क्योंकि ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक एंड अदरवाइज भी ज़्यादा से ज़्यादा जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। तो होगा क्या, इससे जो विमेन ट्रैवलर्स होते हैं वो भी ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। ठीक है, ये जो सर्विस है इट इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस, रादर ये उड़ीसा की मो बस सर्विस है जिसे अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे डिजिटल जो आपका अनाउंसमेंट होता है और डिजिटल पिक्चराइजेशन वो आपको देखने को मिलेगा, विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलेगा, वाईफाई की सर्विस भी आपको मिलेगी सो दैट आप अपने लेक्चर्स जो हैं वो भी बस के अंदर ट्रैवल करते हुए देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि फ्लोर टेस्ट को लेकर है, पूछा गया फ्लोर टेस्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये प्राइमरली लिया जाता है ये देखने के लिए कि क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं या नहीं करते। मे बी अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट हुआ। व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन स्पीकर कैन कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट। जब हाउस सेशन में नहीं होता है स्पीकर फ्लोर टेस्ट ले सकते हैं। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा कि वो चीज़ें आपको याद है कि नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस हुए और वहाँ पर आपने देखा होगा जब हाउस सेशन में नहीं था तो गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया, और जब हाउस सेशन में आया स्पीकर का डेपुटेशन किया गया, स्पीकर को अपॉइंट किया गया, तो स्पीकर ने यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल किया। तो जब हाउस सेशन में नहीं है तो गवर्नर के पास पावर है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सके, और जब हाउस सेशन में आ जाता है तो स्पीकर के पास ये पावर होती है। तो व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन स्पीकर के पास नहीं, तब गवर्नर के पास ये पावर है। एंड यस, ये चेक करने के लिए होता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स है, सीएम उसकी कैबिनेट है, या फिर अगर पार्लियामेंट में हो रहा है तो पीएम और उसकी जो कैबिनेट है, क्या वो कॉन्फिडेंस, वो जो सपोर्ट, जिस सपोर्ट के बिना पर उन्होंने सरकार बनाई, उसका कॉन्फिडेंस इंजॉय करते भी हैं या नहीं। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, सेकेंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, वेदर द एग्जीक्यूटिव एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर और नॉट, ये चेक करने के लिए फ्लोर टेस्ट यहां पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मिस्टर शिंदे जो है उन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान अपना कॉन्फिडेंस जो था वो यहाँ पर अचीव किया। 144 वोट्स चाहिए थे और 164 वोट्स जो थे वो इनके फेवर में गए। मींस कि इन्होंने फ्लोर टेस्ट के अंदर सक्सेस को हासिल किया और इसी वजह से सीएम भी बने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, एनएफसी को लेकर पूछा है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। दे कम इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स और सर्कुलर स्टिकर्स फॉर ईज ऑफ यूज। ये किसी भी शेप के होते हैं, वैरायटी ऑफ शेप्स के अंदर ये आते हैं। मे बी इसके अंदर एक कॉपर कॉइल का भी इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी, लास्ट टाइम हमने देखा था एनएफसी बेस्ड मोबाइल फोन्स आते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, मशीन के ऊपर मोबाइल फोन को हवर करेंगे, मशीन के पास लेकर जाएंगे, टच भी नहीं करना पड़ेगा मशीन को, और पेमेंट जो होता है वो यहाँ पर किया जा सकता है। यूजुअली एनएफसी का इस्तेमाल पेमेंट के लिए और कुछ केसेस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो डेटा ट्रांसफर तो फिर भी बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हाँ, पेमेंट के लिए फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अंदर भी एनएफसी बेस्ड चिप्स होती हैं जिसकी वजह से कार्ड को स्वाइप नहीं करना पड़ता, बस कार्ड को मशीन के पास लेकर जाना पड़ता है और वहीं से ही पेमेंट उसकी हो जाती है। ये किसी भी शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप पे, स्टिकर शेप पे, इसमें कॉपर फॉइल भी लगा होता है, माइक्रोचिप लगी होती है। वो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन में भी चेक कर सकते हैं कि एनएफसी
बेस्ड वो है या नहीं। दूसरा, आपने देखा होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में अगर एक चिप लगी है, माइक्रोचिप लगी है, तो वहां पर चांसेस आर लाइकली कि वो एनएफसी बेस्ड आपका कार्ड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए एनएफसी रीडर है और ये एनएफसी टैग है, और इसमें रीडिंग किस तरीके से करी जाती है वो आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेट 50 कूपन कोड जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2023 एंड 2024 के जो कोर्सेज है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर डे वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, डे वाइज प्रिपरेशन के लिए आपको डे 1 डे 2 सो ऑन अप टू 200 डेज में 200 डेज हैं, और जो 2023 की सीरीज है उसमें 500 डेज की सीरीज है। क्या एक दिन में 2 दिनों को कंप्लीट किया जा सकता है? आंसर इज यस। ठीक है, एक दिन को कंप्लीट करने में आपको 1 से 2 घंटे, 2 घंटे मान के चलिए आपको उतना टाइम लगेगा, जिसमें आपको वीडियो भी देखना है, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी सोल्व करने हैं, और अगर पीडीएफ नोट्स वहां पर दिए तो उसको भी आपको गो थ्रू करना है, और 2 वीडियोज होंगे तो उसी तरीके से टाइम डबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ करनी आपको तभी है, एनरोलमेंट करना तभी है जब आप 500 दिन कंप्लीट कर पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एनरोल करते हैं, आपने 1 2 3 दिन तैयारी करी और उसके बाद उसे छोड़ दिया, वो नहीं करना है, बिकॉज अदरवाइज कोर्स का आपको फायदा नहीं मिलेगा। जब आपने किए ही 10 डेज आउट ऑफ 500 डेज, तो फिर उस कोर्स का कोई फायदा नहीं हुआ। तो कमिटमेंट के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, ओनली देन यू शुड एनरोल इन दिस कोर्स। उसमें आपको 500 दिन जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसमें आप डेली बेसिस पे जो वीडियोस हैं उसको देखें, एमसीक्यूज को सोल्व करें, और जो एक्स्ट्रा आप सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी करते रहिएगा, सो दैट 1 साल के बाद आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो सके। इसमें मैंने जो आपकी कोर्स रिलेटेड वीडियो वो तो डाली हैं, लेकिन स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो भी मैंने बीच बीच में डाला है, ताकि वो सब चीज़ें आपको हेल्प करें। सिर्फ पढ़ाई करना काफ़ी नहीं होता है, सिर्फ बुक्स को पढ़ना काफ़ी नहीं है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है, क्योंकि बुक्स तो सभी पढ़ते हैं लेकिन पास एग्जाम कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो वो चीज़ कैसे करनी है, वो कैसे आपका एक डिफ्रेंसिएशन आएगा प्रेपरेशन के अंदर, उसको लेकर भी मैंने इसमें वीडियोज़ डाले हैं, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो exam.netmoc.com पर इस कोर्स को चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि फुमडीज को लेकर है। पूछा गया हेट्रोजेनस मास ऑफ वेजिटेशन इन सोइल, इसे कौन से राज्य में देखा जाता है? फुमडीज एक यूनिक फिनोमिना है जो एक स्पेसिफिक राज्य के अंदर देखने को मिलता है। सो डू वी सी इट इन हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला और सिक्किम? 10 सेकेंड्स, ईजी क्वेश्चन है वैसे तो, जल्दी से बताएं। कायबुल लैमजो नेशनल पार्क, यहाँ के जो रेजिडेंट थे वो साइट रेलोकेशन को अपोज कर रहे थे। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो सेंगाई डियर है उसकी सुरक्षा हम कर सकते हैं। और कायबुल लैमचो नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मणिपुर का है, और ये फुमडीज के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, फुमडीज क्या होता है? ये आपका वेजिटेशन होता है जो कि आप कह सकते हैं कि पानी के ऊपर फ्लो करता रहता है, और इसी वजह से इस एरिया को, जो आपका लोकतक लेक एरिया है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी जिसे कहा जाता है, यहाँ पर आपको फ्लोटिंग आइलैंड के तौर पर भी इसे पुकारा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लोकेशन क्या है? मणिपुर। ठीक है, ये फेमस किसकी वजह से? जो सेंगाई डियर है, याद करिए लास्ट टाइम देखा था हमने, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, उसके लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को लेकर पूछा है, बताइए इनकरेक्ट क्या है, कौन सी स्टेटमेंट WGC को लेकर आपकी गलत है? चाइना ने इस चार्ट के अंदर या इस रैंकिंग के अंदर, मतलब गोल्ड रिसाइकलिंग के अंदर टॉप पोजीशन को हासिल किया है। मे बी इंडिया का रैंक चौथा आया है इसके ऊपर, इसके अंदर। सो वी आर ऑन द 4th पोजीशन। सो 10 सेकेंड्स, ट्राई टू आंसर। WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसने गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट जो है इसको अभी रिलीज किया है, और इसके हिसाब से यस चाइना टॉप पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पे है इटली, तीसरे नंबर पे है यूएस, एंड चौथे नंबर पे है इंडिया। ठीक है, तो यस दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अगर आपने सी आंसर किया अपने आपको -2 दे दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने करेक्ट तो पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ने तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में आंसर होगा डी। ठीक है, तो यहां पर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग भी बीच बीच में अपनी करनी है, जहां पर आपको लगता है कि आपने गलती करी। अगर आप देखिए हमारी परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से, तो 2017 में हमारी रिसाइकलिंग कैपेसिटी अगर आप देखेंगे, सो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलिंग कंट्री, अगर हम लेटेस्ट डेटा को देखें। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे पहले नंबर पे चाइना, चाइना ने 168 जो टन्स हैं उसके आसपास किया है, दूसरे नंबर पे इटली है, तीसरे नंबर पे यूएस है, चौथे नंबर पे हम है। ठीक है, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो चाइना 143 टन कर रहा था, हम
अच्छा ये 2017 का डेटा है, हमारा 8810 था। पुराने डेटा वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर भी इंडिया बिल्कुल चाइना के बाद में था, अभी पीछे थोड़ा सा हम यहाँ पर रीसाइक्लिंग के अंदर हो गए। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये रिपोर्ट है, रीसेंट डेटा ही बस याद रखिएगा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि पर्पल रेवोल्यूशन को लेकर पूछा गया। पर्पल रेवोल्यूशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये एक इनिशिएटिव है CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का, और ये JNK के अंदर लेवेंडर की जो खेती है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। 10 सेकेंड्स। देखिए, 2 गुना खेती करनी है लेवेंडर की हमें, या फिर कहें कि 2 गुना इनकम हमें करनी है फार्मर्स की 2022 तक, मतलब इसी साल के एंड तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लेवेंडर की खेती की वजह से फार्मर्स की इनकम 2 गुना से तो बहुत ज़्यादा हो गई, इवन 4 गुना तक भी यहाँ पर देखी गई है। तो डेफिनेटली ये जो एरोमा इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के प्लांट्स को अगर या इस तरीके का कल्टीवेशन किया जाता है तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ऑयल सेक्टर के अंदर भी ज़्यादा है, एरोमा ऑयल सेक्टर के अंदर। ठीक है, इवन जो परफ्यूम या सेंट की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी लेवेंडर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसे यूजुअली आप ये पाएंगे कि जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इसके लिए इसका कल्टीवेशन आसान होता है, क्योंकि पूरी सिचुएशन इन्हीं के हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है, तो जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे जो टेम्परेचर हुआ, वहाँ की जो टपोग्राफी हुई, टाइप ऑफ सॉइल हुई, वो लेवेंडर की खेती के लिए काफ़ी कंजीनियल, काफ़ी अप्रोप्रिएट मानी जाती है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेकर पूछ रहा है। बताएं वीडीए को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। वीडीए जो है इनको आईटी एक्ट 1961 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है क्या? मे बी। क्रिप्टो करेंसी नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो वीडीए के एग्जाम्पल है। क्या हमारा जो आईटी एक्ट है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट को डिफाइन करता है? हो सकता है। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है, उन्होंने इनकम टैक्स रूल्स को अमेंड किया और स्पेसिफाई किया कि कैसे टीडीएस प्रोविजन, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स प्रोविजन है, उसको वीडीए के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, और 1 जुलाई से इसे अप्लाई कर भी दिया। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे जो वीडीएस हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी आती है और नॉन फंजिबल टोकन्स भी आते हैं, इस पर 30% टैक्स तो लगता ही है। और रिसेंटली फाइनेंस बिल 2022 ने डिफाइन किया वीडीए को अंडर द आईटी एक्ट ऑफ 1961, क्योंकि जब ये एक्ट ओरिजिनली बना था तब तो वीडीए को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन रिसेंटली फाइनेंस बिल 2022 के अंदर आईटी एक्ट के अंदर इसे डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये वीडीएस आखिर होते क्या है। राइट, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणी एक्सपर्ट कमेटी को 2018 में बनाया गया था, ये किससे रिलेट करती है? इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर रिफॉर्म्स को लेकर, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स को लेकर, इंश्योरेंस सेक्टर या फिर इलेक्टोरल प्रोसेस के रिफॉर्म्स को लेकर। देखिए, आपकी कमेटी चाहे 2018 की हो, लेकिन बार बार न्यूज़ में आ रही है और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने जो प्रोसेस है, प्रोसेस टू ईज द प्रोसेस ऑफ डी नोटिफाइंग एम्प्टी स्पेसेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जहां जहां पर भी एम्प्टी स्पेसेस थे उसको डी नोटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो यहां पर शुरू कर दिया है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, अब वहां पर बेसिकली स्पेस को जब फ्री कराया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिजनेसेस को सेटअप किया जा सकता है और इससे एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कल्याणी एक्सपर्ट कमेटी जो थी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर रिफॉर्म्स को लेकर ही बनाई गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब जल्दी से करेंगे रिवीजन। ये 2 मिनट की रिवीजन को बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि ये 2 मिनट की जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। इट इज़ नॉट द बिग थिंग्स, जो स्मॉल चीज़ें होती है वही आपको ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पर 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए इस 2 मिनट को आप इग्नोर मत करिएगा। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर, सेम डे सोने से पहले 5 मिनट में पूरे लेक्चर को अपने आप जरूर रिवाइज करिएगा। नाउ बैपी कोलंबो, जल्दी से बताएं कौन कौन सी एजेंसीज को लेकर आई है, कौन से प्लानट को लेकर है। ये लेकर आया गया है जापानीज एंड यूरोपियन एजेंसी के द्वारा और ये मर्क्यूरी से रिलेट करता है। रिवीजन के अंदर मेरे आंसर देने से पहले कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, और कोई और चीज़ भी आपको याद आती है जो मैंने पूछी नहीं है लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेट करती है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सौजो फेस्टिवल जल्दी से बताएं कौन से प्रदेश से रिलेट करता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पर हमने देखा कि हेडगियर को डाला जाता है, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और ये गोवा से रिलेट करता है। यहाँ से आगे बढ़कर हमने देखा था मोबस सर्विस कौन से स्टेट के, जल्दी से बताएं। इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको भी एडवांस किया गया है, विमेन एम्पावरमेंट के भी कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे, तो ये उड़ीसा से रिलेट करती है। ठीक है, फिर हमने फ्लो टेस्ट के बारे में देखा कौन से प्रदेश में अभी अभी हुआ था, इसमें कौन किसके प्रति अपने कॉन्फिडेंस को प्रूव करता है। फ्लो टेस्ट गवर्नर भी बुला सकते हैं, स्पीकर भी बुला सकते हैं, वो हमने देखा था। यहाँ पर लेजिस्लेचर अपने कॉन्फिडेंस को प्रूव करते हैं
लेजिस्लेचर के सामने कॉन्फिडेंस को प्रूव किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। अभी महाराष्ट्र में हमने इसे देखा था। फिर हमने देखा यहाँ पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन को लेकर, तो इसमें कॉपर कॉइल होती है। हमने ये भी अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के अंदर भी देखा है, सर्कुलर और स्क्वायर शेप के अंदर इसे देखा जाता है। ठीक है, नेट 50 कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं डे वाइज प्रिपरेशन के लिए। फिल्मडीज के बारे में देखा था, कहाँ से है ये, मणिपुर से, मणिपुर, कैबुल, लेम्चो नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ के वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडिया की रैंकिंग क्या है, चाइना की रैंकिंग क्या है, जल्दी से बताएं। लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो इंडिया 4th पोजीशन पे है। पर्पल रेवोल्यूशन, इसे हिली एरियाज में बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, ना ही सिर्फ JNK में बट दूसरे हिली एरियाज उत्तराखंड, हिमाचल या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इसको लाने की बात करी जा रही है ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्या आता है, क्या इसमें नॉन फंजिबल टोकन्स आते हैं, येस और नो, बताइए। क्रिप्टो करेंसी तो इसमें आता है और अभी वीडियो को डिफाइन भी किया गया, येस इसमें NFTs को भी शामिल किया गया है। कल्याणी एक्सपर्ट कमेटी 2018 किससे रिलेट करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेट करती है। जल्दी से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिखिएगा। नाउ अब जल्दी से अपने स्कोर को लिखिएगा कि किस किसने कितना कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन के अंदर। 10 में से आपका स्कोर कितना रहा है ये ज़रूर बताइएगा। नाउ वर्चुअल डिजिटल एसेट VDS, इसके कुछ एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या क्या है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन हाँ कौन कौन सी चीज़ों को वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जा सकता है लेटेस्ट चेंज के हिसाब से, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आई होप आपने मार्क्स लिख दिए होंगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। वंस अगेन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि 1% भी आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।